नमस्कार साथियों, पॉलिटी की सीरीज में मैं ललित सिंह ग्याराकोटी आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने कवर किया था। आज हम विधिवत रूप से एक तरीके से कहें तो जो संविधान के बेसिकली 22 पार्ट्स हैं, उन 22 पार्ट्स में से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है या जितने भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उसका हम आर्टिकल वाइज आज से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 और भाग 2 के बारे में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 था आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में और पार्ट 2 है आपका नागरिकता के बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि 22 के 22 भागों में क्या क्या किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से आर्टिकल उसमें हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि किस पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 जिसमें यूनियन एंड टेरिटरीज, भारत और इसके संघ क्षेत्र या जितने भी सीमाएं हैं, क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन सा आयोग, किस किस आयोग के द्वारा किस किस राज्य का गठन किया गया, कौन कौन से राज्य का कब गठन किया गया, ठीक है ना, किस किस प्रकार के आयोग से या कमीशन में बैठे, ठीक है, कौन सा राज्य किस तरीके से बनाया जाता है, किस प्रकार के संशोधन के द्वारा या किस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा कोई राज्य बनता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाग 2 में, पार्ट 2 में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, कौन कौन से आर्टिकल सिटीजनशिप के किस किस प्रोविज़न को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से सिटीजनशिप ली जाती है, किस तरीके से सिटीजनशिप का सिटीजनशिप किसी व्यक्ति की डिसॉल्व होती है, तो किस तरीके से कोई व्यक्ति नागरिक बनता है, कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं जो केवल यहाँ के सिटीजन्स को प्राप्त हैं, कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल सिटीजन्स के अलावा बाकी अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो ठीक है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है, आई कैन एश्योर यू दैट एक भी क्वेश्चन अगर कोई भी आपसे MCQs में या PT का कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से अगर पूछा जाए तो आई एम डेड श्योर कि वो आप इस वीडियो के माध्यम से हल करने में सक्षम होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भारतीय संविधान पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में इसमें बोला गया है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके क्षेत्र के बारे में। तो इससे संबंधित 4 आर्टिकल हमारे पास हैं, आर्टिकल 1, 2, आर्टिकल 4, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं हम शॉर्ट में इसको जानने का प्रयास करते हैं। इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा। भारत के लिए 2 नाम, एक तो भारत हो गया और एक इंडिया, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया नाम आर्टिकल 1 में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत, भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इट इज नॉट अ यूनियन, इट इज नॉट अ स्टेट यूनियन। ये क्या है, एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, एक संघीय राज्य नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य और राज्यों का संघ दोनों अलग अलग चीजें हैं। संघीय राज्य का मतलब है कि संघीय राज्य का कॉन्सेप्ट जैसे हमने पढ़ा था कि अमेरिका की तरह है, वो अमेरिका में भी संघीय राज्य हैं, लेकिन उन राज्यों के पास अपनी अथॉरिटी है कि वो संघ से अलग भी हो सकते हैं। जो कि कनाडा के संविधान में हमने देखा था कि जो संघीय राज्य हैं, जो संघीय सिस्टम हमने कनाडा से लिया, फेडरल सिस्टम जो हमने कनाडा वाला लिया, उसमें क्या है कि मोर पावर टू सेंटर। मोर पावर टू सेंटर कहने का मतलब केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है और जो राज्य हैं वो राज्य केंद्र से अलग होकर बने हैं। अर्थात एक केंद्र से भी अलग अलग राज्य बने हुए हैं, अर्थात उन राज्यों के पास कोई पावर नहीं है कि वो उस केंद्र से अलग हो जाएं। जबकि अमेरिका में हम देखते हैं कि वहाँ पर राज्यों के समूह से, राज्यों की आपसी सहमति से एक सेंटर बना है और वो सेंटर तब जाके एक कंट्री कहलाया। वो संयुक्त रूप से 50 या 51 जो स्टेट बनने वाला है, तो 50 स्टेट्स का एक कॉम्बिनेशन वहाँ पर अमेरिका कहलाया। जबकि इंडिया में हम देखते हैं कि 28 स्टेट्स तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन 28 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है या कोई भी कानून ऐसा कोई भी राज्य पारित नहीं कर सकता जिससे ये कहा जाए कि वो भारतीय क्षेत्र से अलग हो सके। ठीक है, तो स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो राज्यों का एक संघ कहने का मतलब क्या है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ का मतलब क्या है कि राज्यों के पास जो अथॉरिटी है किसी ये भारत से अलग होने की, वो इसमें नहीं है। ये किसी सहमति के द्वारा हमारा जो भारत है वो नहीं बना, बल्कि ये क्या है,
छोटे छोटे परिसीमन जब इसमें आए, जब इन मांगे हुई किस तरीके से अभी हम देखेंगे कि राज्य कैसे बने थे, तो उसके आधार पर ये राज्य बना है। तो इन सब बातों का जिक्र हमारा आर्टिकल 1 में, आप सीधे याद रखिए, इंडिया दैट इज भारत इज अ राज्यों का संघ, ठीक है। आर्टिकल 2 दूसरे अनुच्छेद में क्या बोला गया है कि नए राज्यों का गठन और भारतीय राज्य में शामिल, अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है और उस भारतीय संघ में शामिल होने वाले क्षेत्र से अगर कोई राज्य का नया राज्य का गठन किया जाता है, भारतीय क्षेत्र से बाहर कोई क्षेत्र अगर भारत में सम्मिलित होना चाहता है, ठीक है, कल के दिन में पाकिस्तान अगर कहे कि नहीं हमारे बस का नहीं है, अब भारत में आना चाहते हैं, तो भारतीय क्षेत्र से बाहर अभी पाकिस्तान है, तो यदि वो भारतीय क्षेत्र में आना चाहे तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल प्रयोग में लाया जाएगा? आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 3 क्या है? भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्समन। भारतीय क्षेत्र में अभी हम हैं, अगर भारतीय क्षेत्र में अभी हम हैं तो इसमें से अब यदि कोई नया राज्य बनना चाहता है, राज्यों का पुनर्सीमन, ठीक है, उसका जो सीमाएं हैं राज्यों की, उन सीमाओं का पुनर्सीमन अगर किया जाएगा, उनकी दोबारा से जो बाउंड्रीज हैं उनको अगर ड्रॉ करी जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में कोई नया राज्य अगर बनता है तो राज्यों के पुनर्सीमन के द्वारा कोई राज्य अगर बनता है नया, तो वह आर्टिकल 3 के द्वारा। 2 में हमने पढ़ा था कि कोई बाहर से भारतीय राज्य में, भारतीय संघ में अगर शामिल होना चाहता है कोई क्षेत्र, तो वो आर्टिकल 2। लेकिन ऑलरेडी जो भारत के अंदर है उस राज्य का अगर दोबारा से परिसीमन कर दिया जाए तो उससे जो नया स्टेट बनेगा वो आर्टिकल 3। जैसे हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ ना, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्सीमन किया गया, ऊपर का पहाड़ी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र जो था उसको अलग करके हमारा नया उत्तराखंड बन गया। ऐसे ही पंजाब के पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स का पुनर्सीमन करके नया स्टेट्स, दैट इज आर्टिकल 3। और किसी भारतीय क्षेत्र में कोई बाहर का क्षेत्र अगर मिला के उसको स्टेट बनाना है, दैट इज आर्टिकल 2। आई होप दिस इज क्लियर। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से कोई भी स्टेट बनता है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के अधीन, या यूं कहें कि कोई अगर नया स्टेट बनाना है तो नया स्टेट बनाने के लिए पूरे संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 4 में, अर्थात नया स्टेट बनाने के लिए जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बातें कही गई हैं वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं नहीं मानी जाएंगी। प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो ये सारी चीज़ें हमारे पहले भाग में वर्णित है। अब फर्दर इसमें अगर हम मूव करें तो हुआ ये कि पहली बार जब जब भारत आज़ाद हो गया था, तो भारत आज़ाद होने के बाद क्षेत्रीय आधार पर जो पहले राज्य बने थे उन राज्यों में क्षेत्रीय आधार पर एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एक तरफ से या एक गुट होने लग गया उनका, ठीक है। जिसके लिए हम देखते हैं कि तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा तेलुगु भाषी लोगों का जो होता है उनका आमरण अनशन, वहाँ पर एक नेता के लीडरशिप में एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर चलाया जाता है उनके द्वारा कि तेलुगु भाषी या तमिल भाषी इस तरीके से इन लोगों को सेपरेट कर दिया जाए। तो सबसे पहले इस संबंध में एक आयोग बिठाया गया जिसका नाम आता है धर आयोग, ठीक है। धर आयोग या DHAR, कहीं पर धार आयोग भी लिखा सकता है। तो धार कमीशन बिठाया जाता है 1948 में, और 1948 में दिसंबर 1948 में ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। और इसमें बोला गया कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात इसमें की गई, अर्थात भाषाई आधार पर कोई राज्य अलग कर दिया जाए। इन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया और उसकी जगह बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर, प्रशासनिक जो सहूलियत है, प्रशासनिक आधार पर जो भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग कर रहे थे उस मांग को अस्वीकार करते हुए बोला कि भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। ये धर आयोग या धर कमीशन ने बात कही। इसके बाद धर कमीशन की बातों को फॉर्मली अप्लाई करते हुए जेवीपी कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया, ठीक है। अब जेवीपी कमेटी जो आती है 1948 और 1949 में ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। 1949 में जब ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि फॉर्मली डिक्लाइन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज फॉर द सेपरेट, अर्थात जो भाषाई आधार पर एक नया राज्य बनाया जाएगा, इस बात को औपचारिक रूप से वो क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर इस बात को फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया जाता है।
अब इसी बीच क्या होता है, जब जेवीपी कमेटी ने 1948-49 में ये रिपोर्ट सौंपी और बोला कि भाषाई आधार पर कोई नया राज्य नहीं बनेगा, बावजूद इसके वहाँ पर दक्षिण भारत में बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर जन आंदोलन चलते हैं और बोला जाता है कि हमको अलग राज्य होना है। तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश इसके बावजूद भी 1 अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो तमिलनाडु से अलग हो जाता है लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पे। जबकि धर आयोग और जेवीपी कमेटी की सिफारिशों में बोला गया कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पे कोई भी राज्य नहीं बनेगा, बावजूद इसके 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953 को तमिलनाडु से तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है उस भाषा के लोग बोलने वालों उनको अलग से हटा करके यहाँ पर हमने आंध्र प्रदेश राज्य एक नया बना दिया जो तेलुगु भाषी लोगों का राज्य बना। इस आधार पर यूँ कहें कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य अगर कोई था तो वो था आंध्र प्रदेश। अभी तक इसका कोई कहीं पर गवर्नमेंट के द्वारा कहीं पर एक अप्रूवल नहीं मिला किसी भी कमेटी के द्वारा कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पर। बावजूद इसके हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नया राज्य बन जाता है। अब इसके लिए जब सरकार को दिख गया कि ये चीज़ है तो बेसिकली फिर बैठाया गया एक फजल अली आयोग, जस्टिस या न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक सदस्यीय आयोग बैठाया गया। 3 सदस्यीय आयोग ये था। 1953 में ये आयोग बिठाया जाता है। 55 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें फजल अली के अलावा KM पनिक्कर और HN कुंजरू ये 2 सदस्य होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि फजल अली आयोग कितने सदस्यीय आयोग था? 3 सदस्यीय। फजल अली हो गया, KM पनिक्कर हो गया और HN कुंजरू, ये 3 सदस्यीय आयोग थे। इनके द्वारा 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें कहा गया कि जो लिंग्विस्टिक फैक्टर है उस लिंग्विस्टिक फैक्टर को एक्सेप्ट करा जाए, भाषाई आधार को एक्सेप्ट कर दिया जाए। और भाषाई आधार को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन के लिए लिंग्विस्टिक फैक्टर को एक्सेप्ट कर दिया। अब लिंग्विस्टिक फैक्टर को जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने एक और बात की, इन्होंने क्या रखी कि जिस तरीके से तेलुगु भाषी जो लोग थे, केवल तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके तमिलनाडु से यूँ कहें कि मद्रास से अलग होके आंध्र प्रदेश राज्य बना है। तो इसमें से इनके द्वारा एक और बात कही गई थी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का इन्होंने थ्योरी दिया। तो फजल अली आयोग ने लिंग्विस्टिक फैक्टर को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन जो ये 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाला फॉर्मूला है या 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाली जो थ्योरी है, इस थ्योरी को इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। अर्थात एक भाषा एक राज्य वाला जो कंसेप्ट है इसको इन्होंने क्या कहा कि हम इसको अस्वीकृति देते हैं या इसको स्वीकार कतई नहीं करेंगे। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लिंग्विस्टिक फैक्टर को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब इसी क्रम में हम जब देखते हैं तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग, रीस्टेब्लिशमेंट स्टेट इस्टेब्लिशमेंट कमीशन 1956 यहाँ पर बैठाया जाता है। और स्टेट इस आयोग में कुछ बातें उभर कर आती हैं। देखो, फजल अली आयोग ने एक सिफारिश की थी। फजल अली आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि उन्होंने बोला कि भाषाई आधार पर जब राज्य बनेंगे तो उन्होंने भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित करके हुए बोला कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का कंसेप्ट होगा। जब फजल अली आयोग ने अपनी बात रखी थी, ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग जब बनता है तो उसमें बात कही जाती है कि 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विल बी एस्टेब्लिश, फजल अली आयोग। लेकिन जब भाषाई जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जब आता है तो इस आयोग में बोला जाता है, इस आयोग में क्या बोला गया कि 14 राज्य बनेंगे और उसमें 6 केंद्र शासित बनेंगे। जबकि फजल अली आयोग जो है ये 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। और जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनता है तो संविधान में एक संशोधन लाया जाता है, 7वां संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा हमने पहले ही बताया था कि आर्टिकल 238, 238 और पार्ट 7 इसको क्या कर दिया जाता है, संविधान से पूरी तरीके से भाग 7 और आर्टिकल 238 को निरस्त कर दिया जाता है। और 1 नवंबर 1956 को ये घोषणा कर दी जाती है कि भारत में 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे।
अब 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। इस तरीके से ये इनिशियली अगर हम देखें भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 14 और 6, ये आंकड़ा आप याद रखना। इसके बाद क्या होता है, आंध्र प्रदेश हमने देख लिया कि 1953 में अलग हो गया, फर्स्ट स्टेट बनता है भाषाई आधार पर अलग होने वाला। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात, कि गुजरात और बम्बई से गुजराती बोलने वाले और मराठी बोलने वाले लोगों का जो ग्रुप था वो अलग अलग करके मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों को गुजरात के रूप में 1960 में यहाँ पर अलग कर दिया गया। फिर दादरा एंड नागर हवेली को 1961 में अलग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश का क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया, और यह तब से अभी तक केंद्र शासित प्रदेश ही है। फिर गोवा, दमन और दीव को 1961 में क्या कर दिया जाता है, देखिए इन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का क्या था, यूँ कहें कि पुर्तगालियों का यहाँ पर अधिकार था। तो 1961 में भारत सरकार एक कार्रवाई करती है, ऑपरेशन विजय यहाँ पर चलाती है, और बहुत बड़ी पुलिस कार्रवाई उनके द्वारा 1961 में की जाती है, और पुर्तगालियों से गोवा और दादरा नगर हवेली को 1961 में छीन लिया जाता है। जब 1961 में पुर्तगालियों से दादरा नगर हवेली को छीन लिया जाता है, तो दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, और गोवा को 1961 में छीना था, ठीक है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा अभी 1987 में जाके उसको मिलता है। हमने जब यूरोपियन कंपनियों का हमने बताया था कि किस तरीके से भारत में जब एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज जब हम पढ़े थे, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो उसमें हमने जो बताया था कि भारत में आने वाली सबसे पहली पुर्तगाली शक्ति सबसे पहली यूरोपीय शक्ति जो थी पुर्तगाली थी। तो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पर आए थे, 1498 में 1498 में वास्को डिगामा आता है कालीकट पे, जमोरिन के द्वारा उसका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और 1510 में अल्बुकर्क उनका जो गवर्नर था यहाँ पे, उसके नेतृत्व में पहली बार किसी भारतीय राज्य को छीना गया था। बीजापुर के शासक आदिल शाह से वो छीनते हैं। बहमनी साम्राज्य का जो बाद में हम देखते हैं ना कि बहमनी साम्राज्य खलीमुल्ला के बाद उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं या 5 अलग अलग राज्यों से निकलते हैं, तो उसका जो बीजापुर प्रांत था, उस बीजापुर प्रांत में आदिल शाही वंश का जो आदिल शाह वहाँ पर शासक था, उस शासक के द्वारा गोवा को अपने अधिकार में लिया गया था। तो उस गोवा को अपने अधिकार से, या यूं कह के बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीना था पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क के नेतृत्व में। तो यहाँ पर 1510 में गोवा पर वो आते हैं, और भारत की आज़ादी के बाद भी 1961 तक गोवा में पुर्तगालियों का आधिपत्य रहता है। अर्थात सबसे पहले भारत में आने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली, सबसे बाद में भारत से जाने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली 1961। 1510 में गोवा पे, 1961 में वो कहाँ पे, गोवा से वो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गोवा से 1961 में मैंने हिस्ट्री बताई आपको कि 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा एक बड़ी पुलिस कार्रवाई करके यहाँ पर से भारत सरकार गोवा को छीन लेती है पुर्तगालियों से। और जब पुर्तगालियों को छीनती है तो गोवा को फिर बाद में 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, और जो दादरा नगर हवेली है उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। इसी तरीके से जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों का भी पुदुचेरी पर अधिकार था। पुदुचेरी, यमन का माही, कराईकल, ठीक है ना, इस तरीके से ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर संयुक्त रूप से पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। 1954 में वो भारत सरकार क्या करती है, पुदुचेरी को अपने अधीन ले लेती है, और पुदुचेरी, यमन, कराईकल, माहे, इन सभी को मिला करके पुदुचेरी नामक एक हमारी यूनियन टेरिटरीज बना दी जाती है। 1954 में जब फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को पुदुचेरी को जब भारत सरकार के अधीन कर लिया था, तो 1962 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पुदुचेरी को भी क्या कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1962 में उसको दे दिया गया। फिर 1963 में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के या छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे जनजातीय क्षेत्रों को मिला करके नागालैंड एक स्टेट बना दिया जाता है, नागालैंड 1963 में। उसके बाद 1963 के बाद हम देखते हैं 1966 में एक शाह आयोग का गठन होता है, और शाह आयोग का गठन होता है, और उसमें बोला जाता है कि जो पंजाब है उस पंजाब का भी विभाजन इस तरीके से हो कि पंजाबी बोलने वाले लोगों को पंजाब मिला, जो हरियाणी बोलने वाले लोगों को उसको हरियाणा मिला, जो पहाड़ी राज्य था पंजाब का उसको हमने हिमाचल प्रदेश के रूप में अलग किया, और यहाँ से भी इसके बाद एक अदर हमारा यूनियन टेरिटरीज निकल के आती है, चंडीगढ़ 1966। इस तरीके से जो शाह आयोग था, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, शाह आयोग 1966 का संबंध क्या था,
कि पंजाब जो था वो 4 भागों में बढ़ गया था। पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश था 96 में वो चंडीगढ़ के नाम से, फिर और एक जो हरियाणी बोलने वाले लोग थे उनके लिए हरियाणा। तो इस तरीके से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा ये देखेंगे हम 1966 में आके बनते हैं। फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 स्टेट मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 1972 में बनते हैं। सिक्किम में देखिए पहले सिक्किम जो था एक अर्ध राज्य, सेमी स्टेट का इसको दर्जा था। तो सिक्किम जो पहले से भारत में तो था लेकिन सेमी स्टेट का दर्जा था। तो बाद में ये बनता है, बाद में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य के रूप में भारत की संघ में मिला लिया जाता है। 36वां संविधान संशोधन और 1975 में ये भारत के 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में ये शामिल कर दिया जाता है। गोवा 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, गोवा को 1987 में। इसके बाद ये 25वां राज्य होगा हमारा, ठीक है, गोवा। फिर 26वां, 27वां और 28वां ये 3 राज्य बनते हैं 2000 में। 26वां, 27वां, 18वां जैसे मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया जाता है और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। 1 नवंबर 2000 को बनता है आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को बनता है हमारा उत्तराखंड, प्यारा उत्तराखंड, और सभी प्यारे हैं, ठीक है। और जो 15 नवंबर 2000 को बनता है बिहार से अलग होकर झारखंड। तो ये 3 स्टेट 26वां, 27वां और 28वां स्टेट के रूप में भारत के बनते हैं। और 2 जून 2017 को एक और 29वां स्टेट बनता है भारत का, जिसको बोला गया तेलंगाना, ठीक है। तो जब भारत कुछ अभी लेटेस्ट में जब जम्मू कश्मीर को पूरा स्टेट से हटा करके उसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया, तो उससे पहले तक भारत में कितने 29 राज्य थे। वर्तमान में अगर हम बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर को अब क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरीज वहाँ पर आ गई हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हो गई, तो वो स्टेट्स के रूप में से हट गया। तो टोटल स्टेट्स हमारे पास हो गए 28, और पहले से थे 9 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। तो लेकिन 9 यूनियन टेरिटरीज के बाद 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 क्या बने थे, ये 2 बने थे हमारे यूनियन टेरिटरीज, तो इनको मिला करके हो गए थे 9। किंतु दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी अब मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान जो स्थिति भारत में है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ये डायरेक्ट आप किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धर आयोग, जेवीपी आयोग, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये स्टेट्स के फॉर्मेशन कब हुए, दादरा नगर हवेली कब बना, महाराष्ट्र गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये कब बने। तो इसको आप कंटेस्ट याद रखिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार दोबारा से इसको वीडियो देख लीजिएगा तो निश्चित ही आपको याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 बोलता है हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारा पार्ट 2 इस संविधान में लिखा गया है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजन क्या होता है। किसी को हम नागरिक बोलते हैं, किसी को व्यक्ति बोलते हैं। तो नागरिक और व्यक्ति क्या है, देखिए जब अडल्ट फ्रेंचाइजी प्राप्त हो जाती है किसी भी नागरिक को, कोई भी व्यक्ति नागरिक तब कहलाता है जब उसको उस देश में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, जब उसको उस देश में अपने लिए कोई प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, या वह स्वयं प्रतिनिधि के रूप में चुना जा सकता है, या फिर किसी सार्वजनिक ऑफिस में, किसी पब्लिक ऑफिस में सार्वजनिक पद पर वो अपने आप को विराजमान कर सकता है। तो हमने 3 चीज़ बताई आपको जो बेसिकली याद रखना आप, कि लोकसभा या विधानसभाओं में चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में वोट दे सकता है, या फिर किसी भी सार्वजनिक पद पर वह विराजमान हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस देश का नागरिक कहा जा सकता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति नागरिक कब कहलाता है, तो नागरिकता किसी देश की किसी व्यक्ति को, भारत में अगर हम बोलें तो भारत में नागरिकता अगर लेनी है किसी को तो उसके लिए 5 प्रकार हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ब्रांड एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। ब्रांड क्या है, 5 तरीके से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एसिमिलेशन, बाय नेचर और बाय डिसेंट, ठीक है। जन्म से या पंजीकरण के द्वारा, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत में ही मिला दिया गया तो उसकी क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, या फिर प्राकृतिक रूप से मतलब कि
वो क्या भारत में कितने कई सालों से रह रहा हो या इस तरीके से, ठीक है। और डिसेंट, डिसेंट मतलब उसके वंशज के रूप में कि माता पिता भारतीय अगर हैं तो वो भी भारतीय नागरिकता ले सकता है, ठीक है। तो ब्रांड ये याद रखेगा, बर्थ, एसिमिलेशन, रजिस्ट्रेशन, नेचुरल और डिसेंट, ठीक है। जन्म, प्रमाण, पंजीकरण और क्षेत्र समाविष्टि और प्राकृतिक रूप से और वंशज, ठीक है। ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर हमारे भारत में कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता ले सकता है। अब नागरिकता कोई ले सकता है तो नागरिकता से उसको कैसे वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं और नागरिकता किसी से छीनने के लिए भारत में 3 तरीके हैं। पहला, या तो वो स्वैच्छिक रूप से नागरिकता को त्याग दे, अपनी इच्छा से नागरिकता से वो क्या करता है, त्याग दे देता है। दूसरा, जब उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त कैसे कर दिया जाएगा? बर्खास्त इस हाल में कि जब उसने भारत का नागरिक रहते हुए, ठीक है, भारत का नागरिक रहते हुए किसी अन्य देश की भी अगर नागरिकता ले ली है, ठीक है, या यूं कहें उसको तो उस कंडीशन में वंचित कर दिया जाएगा। बर्खास्तगी में क्या होगा कि जैसे भारत का किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, अब भारतीय सेना किसी अन्य देश के साथ युद्ध लड़ रही है, लेकिन आप भारतीय नागरिक होते हुए भी किसी अन्य देश, जिस विरोधी देश के साथ या जिस देश के साथ हमारे देश लड़ाई लड़ रहा है, उस देश को आप क्या करते हो, कुछ सूचनाएं आदान प्रदान करते हो, कुछ खुफिया जानकारी देते हो। तो इस कंडीशन में आपकी नागरिकता को, आप भारत के नागरिक क्यों कहलाओगे? आपको भारत का नागरिक कहलाने का अधिकार है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और वंचन का मतलब है कि आप हमें पता चलता है कि आप यहाँ के भी हो, लेकिन आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है, ठीक है, तो इस आधार पर भी आपको वंचित किया जा सकता है नागरिकता से, ठीक है। तो 5 प्रकार या 5 तरीके आपको नागरिकता लेने के लिए, 3 तरीके नागरिकता से हाथ धोने के लिए, ठीक। नेक्स्ट हमारे इसमें एक आता है सिंगल सिटीजनशिप का। जैसे यूएसए में क्या है कि डुअल सिटीजनशिप का वहाँ पर प्रावधान है, अर्थात राज्य जो वहाँ के यूएसए के व्यक्ति हैं, जो पर्सन हैं, वो अपने स्टेट के नागरिक तो कहलाते हैं, वो पूरे अमेरिका के भी नागरिक कहलाते हैं, तो उनके बाद डुअल सिटीजनशिप है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान, अर्थात हम ये नहीं बोल सकते कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम केवल भारत के नागरिक हैं, हमारे यहाँ केवल सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो केवल सिटीजन्स को प्राप्त हैं, क्योंकि सिटीजन से रिलेटेड है तो इसमें मैंने ऐड कर दिया। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कौन से ऐसे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो केवल और केवल हमारे सिटीजन्स को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स केवल और केवल सिटीजन्स को प्राप्त हैं या सिटीजन्स को दिए गए हैं। सिटीजन्स कौन होता है मैंने बता दिया, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा में चुनाव लड़ सकता है या उनमें वोट दे सकता है, या कोई भी पब्लिक ऑफिस को वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब इसके लिए नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम आता है, इसको याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप बिल या सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ये सिटीजनशिप एक्ट है। और इसमें कई बार इसमें लगातार संशोधन होते रहते हैं। लेटेस्ट में आपने देखा होगा जो CAA का आपका विवाद चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में, कि किस तरीके से जो हमारा पूरी भारत है, उस पूरे भारत में वहाँ पर कई जो दोबारा जनगणना कराई गई थी, वो उसमें देखा गया, रजिस्ट्रेशन उनका करवाया गया, जनगणना नहीं, जब उसमें नागरिकता उनकी जब चेक की गई तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो वाकई में नागरिक तो थे, लेकिन उनका जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में नाम ही नहीं, अर्थात दोबारा से उनका क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा विवाद आप उससे भली भांति परिचित होंगे, ज़्यादा इसमें डीप नहीं घुसते हैं। आप देखिए कुछ आर्टिकल जैसे 5 से 11 तक है, तो उन आर्टिकल में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे आर्टिकल 5 बोलता है कि कोई भी जो भारत का मूल निवासी होगा वो यहाँ का नागरिक कहलाएगा। मूल निवासी कैसे, या तो उसके माता पिता हों भारत में हो, या माता पिता में से कोई माता पिता कोई भी भारतीय हो, या फिर उसका जन्म ही क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो, ऐसे कंडीशन में वो यहाँ का मूल निवासी कहलाएगा। आर्टिकल 6 बोलता है कि एक पहले जो था 1947 में क्या हुआ था कि भारत आज़ाद हुआ था। अब भारत की आज़ादी के समय बोला गया कि जो व्यक्ति भारत में रहना चाहे वो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में रहना चाहिए वो पाकिस्तान में रहे। जब भारत आज़ाद हो रहा था उसमें की ये घटनाक्रम है। अब उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ था तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत आ गए। तो बाद में जब भारत बनने के बाद कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो वापस, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो क्या हो गए,
पाकिस्तान से भारत आ गए। तो जब पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आए तो इस एक पर्टिकुलर डेट दे देगी और उस डेट के अंदर यदि वो आया है तो उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा। आर्टिकल 7 बात करता है कि कोई व्यक्ति पहले क्या हो, भारत में रह रहा हो, फिर वो पाकिस्तान चला गया हो, फिर पाकिस्तान में उसका अच्छा सा स्वागत हुआ होगा, तो स्वागत उसको रास ना आया हो, और रास ना आया हो स्वागत, तो वो वापस क्या हो गया, भारत आ गया। मतलब पड़ोसी के घर में गया, उसको लगा कि घर से अच्छा पड़ोस है। जब पड़ोसी के घर में गया तो उसको लगा कि नहीं, वाकई अपना घर ही अच्छा है। तो जो व्यक्ति भारत में रहा हो लेकिन पाकिस्तान चला गया हो, किंतु वहाँ पर से जब वो वापस लौट के भारत आ जाएगा तो इस कंडीशन में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, वो आर्टिकल 7 में दिया गया। ये बहुत डिटेल है, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस याद रखना कि आपको किस में क्या बात इसमें लिखी गई है। बात आर्टिकल 8 की करते हैं। तो आर्टिकल 8 में कोई व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो लेकिन वो क्या हो, भारत से बाहर रह रहा हो, तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसमें हमारे को जैसे नॉन रेजिडेंट NRI जो होते हैं, ठीक है, इनसे संबंधित आप इसको मान सकते हैं। आर्टिकल 9 में लिखी गई बात कि कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से त्याग देता है अपनी नागरिकता को, तो स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देने पर उसकी जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 10 इसके बाद आता है, उसमें बात लिखी गई है कि संसद अगर ऐसी कोई विधि बनाती है कि वो व्यक्ति नागरिक बन जाए, तो इस बात से रिलेटेड जो कोई आर्टिकल है या इस बात का कोई उल्लेख है तो वो आर्टिकल 10 में। और 11 में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को अर्जित करने या किसी भी व्यक्ति द्वारा नागरिकता को अर्जित करने या उसकी नागरिकता को बर्खास्त करने से संबंधित संसद के पास अधिकार है कि वो उससे संबंधित कानून बना सकती है। जैसे मैंने बताया था 2000 जो हमारा CAB जो CAA चल रहा था वो विवाद संसद के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 11 के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें 5, 6, 7, 8, 9 में हमने देखा था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ हमने अभी पढ़ी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या वर्णन है। पार्ट 1 में जहाँ हमने राज्यों से संबंधित सारी बातों को देखा, तो पार्ट 2 में हमने देख लिया कि किस तरीके से नागरिकता के संबंधी प्रावधान इस भारतीय संविधान में किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ सीखने को या कुछ परीक्षा उपयोगी पॉइंट आपको इससे जरूर सीखने को मिले होंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सबको अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।